बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। लेकिन उससे पहले हम डिस्कस करेंगे रेट ऑफ चेंजेस। फिर रेट ऑफ चेंजेस हमारे पास दो टाइप्स के हैं, एक को हम कहते हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज एंड सेकेंड वन हमारे पास है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। सो लेट्स स्टार्ट विद रेट ऑफ चेंज। और रेट ऑफ चेंज जो है ये हमें सिंपली ये बताता है कि एक चीज में कितना बदलाव आ रहा है, यानी एक चीज के अंदर कितनी चेंजेस आ रही है, या इन अदर वर्ड हमारे पास एक फिनोमेना है, उस फिनोमेना के अंदर एक क्वांटिटी में विद रिस्पेक्ट टू सम अनदर क्वांटिटी कितना चेंज आ रहा है। सो इसको बेसिकली हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज। फॉर एग्जांपल स्पीड एंड लोकेशन ऑफ आवर कार एज वी ड्राइव। जब हम ड्राइव करते हैं तो हमारी जो स्पीड है, हमारी जो लोकेशन है, वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो चेंज होती है। सिमिलरली हाउ क्विकली आवर हेयर्स ग्रो and how quickly water flows over a dam, and similarly how quickly our Facebook friends increases and it maybe decreases. So these are some examples of rate of changes. यानी सिंपली जहाँ पे भी चेंज का ये कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो उसी को हम रेट ऑफ चेंज कहते हैं, जहाँ पे क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू सम अनदर क्वांटिटी चेंज हो रही है। सो दिस इज सिंपली रेट ऑफ चेंज। इसी तरह हम और भी बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं अपनी डेली लाइफ में, बल्कि आई थिंक कि कोई भी ऐसी फिनोमेना नहीं है जिसके अंदर एक क्वांटिटी किसी न किसी तरीके से विद रिस्पेक्ट टू सम अनदर क्वांटिटी चेंज ना हो रही हो। यानी ये जो रेट ऑफ चेंज का ये जो कॉन्सेप्ट है, आई थिंक कि जितनी भी रियल वर्ल्ड फिनोमेना है तो हर फिनोमेना के अंदर ये जो रेट ऑफ चेंज का ये जो कॉन्सेप्ट है वो किसी न किसी तरीके से इन्वॉल्व होता है। सो अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज एवरेज रेट ऑफ चेंज। इसके लिए हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम ड्राइव कर रहे हैं अपने घर से ग्रोसरी स्टोर की तरफ, ठीक है। सो हमारे घर से जो ग्रोसरी स्टोर का जो डिस्टेंस है वो लेट्स सपोज 10 माइल्स है, और ये डिस्टेंस कवर करने के लिए जो टाइम हम ले रहे हैं लेट्स सपोज वो आधा घंटा है। यानी हम अपने घर से उस स्टोर को पहुंचने के लिए आधा घंटा का टाइम जो है वो लग जाता है। अब हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि यहाँ पे जो हमारी एवरेज रेट ऑफ चेंज है, या यहाँ पे उसको नाम हम देते हैं कि हमारी जो एवरेज स्पीड है वो 20 माइल्स पर आवर है। यानी ये पूरा जो ट्रिप, ये जो पूरा डिस्टेंस हमने कवर किया है आधे घंटे में, तो हम कहते हैं कि ये पूरा डिस्टेंस हमने विद एवरेज स्पीड ऑफ 20 माइल्स पर आवर हमने इसको कवर किया है। अब ये हमने कैसे फाइंड किया है? अब यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे हमारे पास दो क्वांटिटीज आ रही है, एक डिस्टेंस है और दूसरा टाइम है। सो डिस्टेंस जो है वो डिपेंड कर रहा है टाइम पे, सो डिस्टेंस डिपेंडेंट क्वांटिटी है और टाइम जो है वो हमारे पास इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। सो ये एवरेज स्पीड या एवरेज रेट हमने कैसे फाइंड किया है? उसके लिए सिंपली आपने ये फार्मूला अप्लाई करना है कि टोटल चेंज एंड डिपेंडेंट क्वांटिटी, दैट इज डिपेंडेंट क्वांटिटी डिस्टेंस है जो कि चेंज हो रही है फ्रॉम 0 to 10 माइल्स। सो इन दोनों का डिफरेंस ले लें डिवाइडेड बाय टोटल चेंज एंड इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, यानी जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है दैट इज टाइम, सो वो चेंज हो रहा है फ्रॉम 0 आवर टू हाफ एन आवर। सो उसका डिफरेंस ले लें, सो ये हमारे पास आएगा 10 डिवाइडेड बाई 1 आवर 2, या इससे हमारे पास आएगा 20 माइल्स पर आवर। यानी घर से स्टोर तक ये 10 माइल्स का जो डिस्टेंस हमने आधे घंटे में कवर किया था, तो इसके कहने का मकसद ये है कि हमारी जो एवरेज स्पीड है इस पूरे ट्रिप के लिए वो 20 मील फी घंटा है। एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। लेट्स सपोज एक स्पेस शिप है जो कि ऊपर जा रही है और वो 0 से 1 लाख मीटर को पहुंच जाती है कितने सेकंड में? 25 सेकंड में। यानी ये 1 लाख तक इसकी जो डिस्टेंस पहुंच जाती है, इसके लिए जो उसने टोटल टाइम लिया है वो 25 सेकंड का टाइम लिया है। तो वंस अगेन हम क्या कहते हैं कि द शिप क्लाइम्स एट एन एवरेज वेलोसिटी ऑफ 4000 मीटर पर सेकेंड। यानी पर सेकेंड में वो 4000 मीटर डिस्टेंस जो है वो कवर कर रही है। सो वंस अगेन ये जो एग्जांपल है ये हमें एवरेज और रेट ऑफ चेंज बता रहा है इसी फिनोमेना के अंदर। यानी ये जो पूरा ट्रिप है इसका 0 से लेके 1 लाख मीटर तक, इसके लिए इसने हमें एक वैल्यू बताई कि इस पूरे सफर के दौरान इसकी जो एवरेज वेलोसिटी है वो हमारे पास 4000 मीटर पर सेकेंड है। सिमिलरली एक और एग्जांपल हम लेते हैं कि इफ कॉर्न ग्रोस 28 इंचेस इन 14 डेज, यानी ये 14 दिन में 28
इंच तक पहुंच जाती है, सो हम कहते हैं कि इसकी जो ग्रोथ रेट है, दैट इज उसकी जो ग्रोथ एवरेज रेट है वो 2 इंचेस पर डे है। यानी पर डे में औसतन उसकी जो बढ़ने की मिकदार है, उसकी जो ग्रो करने की मिकदार है, लेट्स सपोज वो 2 इंच है। सिमिलरली आप एक बिजनेस कर रहे हैं, सो वो बिजनेस आपको पर मंथ कितने मुनाफा दे रहा है, सो ये भी बेसिकली एक एग्जांपल है एवरेज रेट ऑफ चेंज का। सो ये सारे जो एग्जांपल हमने डिस्कस किए, ये बेसिकली हमें किसी भी फिनोमेना के अंदर जो एवरेज रेट ऑफ चेंज है उसी के बारे में बताता है। सो एवरेज रेट ऑफ चेंज हमें बेसिकली क्या करता है, ये इट टेल अस द एवरेज रेट at which something was changing over a long time period। ये एक लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए हमें एक एवरेज वैल्यू, एक एवरेज रेट बता देता है कि ये क्वांटिटी इस रेट से चेंज हो रही है। और एक इम्पॉर्टेंट बात जिसमें है वो ये है कि जो एवरेज रेट ऑफ चेंज है ये हमेशा हमें एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताता है। यानी ये जो एवरेज रेट ऑफ चेंज है ये बेसिकली हमें एग्जैक्ट रेट ऑफ चेंज है उसके बारे में कभी भी नहीं बताता, बल्कि ये किसी भी फिनोमेना के अंदर जब हम एवरेज रेट ऑफ चेंज फाइंड करते हैं तो ये उसी फिनोमेना के अंदर एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमें बताता है। अब ये एग्जैक्ट क्यों नहीं होती है, हम क्यों कह रहे हैं कि ये वैल्यू अप्रोक्सीमेट होती है, इस सवाल का जवाब इंशाल्लाह नेक्स्ट स्लाइड में जो है वो क्लियर हो जाएगा। अब अगर एवरेज रेट ऑफ चेंज को हम ग्राफ से कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? तो इसमें सिंपली हमने ये करना है कि जो डिपेंडेंट क्वांटिटी है जो कि चेंज हो रही है उसका हमने ग्राफ बनाना है वर्सेस टाइम। यानी दैट इज अगर आप ये एक्स वाई ये सिस्टम ले लें तो इसमें आप ये कर लें कि जो आपका टाइम चेंज हो रहा है उसको आप अलॉन्ग द एक्स एक्सिस ले लें, और जो आपकी वो क्वांटिटी चेंज हो रही है जो डिपेंडेंट क्वांटिटी है उसको हम अलॉन्ग द वाई एक्सिस लेते हैं। सो वही एग्जांपल हम दोबारा ले रहे हैं। लेट्स सपोज ये आपका घर है, ये यहाँ से आप जा रहे हैं स्टोर की तरफ, ठीक है, जो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। सो ये यहाँ से यहाँ तक वो डिस्टेंस है, यानी आपके घर से लेके स्टोर की तरफ, और ये यहाँ पे आपको वो टाइम बता रहा है, यानी 0 से, फॉर एग्जांपल आप ये कंसिडर कर लें कि यहाँ पे आपने 0 से टाइम दिया है और ये यहाँ तक आधा घंटा उसमें लगा है, ठीक है। सो आप ये ग्राफ बना लें, ठीक है, जो क्वांटिटी चेंज हो रही है वर्सेस टाइम, यानी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसका आप एक ग्राफ बना लें। along the x एक्सिस आप टाइम कंसीडर कर लें, along the y एक्सिस वो जो क्वांटिटी हमारी चेंज हो रही है आप उसको कंसीडर कर लें। अब आपने सिंपली ये करना है कि यहाँ पे जो आपके पास इस ग्राफ में जो आपके पास एक लाइन आता है जिसको हम सीकेंट लाइन कहते हैं, उसी का आपने सिंपली स्लोप फाइंड करना है, और वही स्लोप आपको एवरेज रेट ऑफ चेंज के बारे में बताएगा। यानी लेट सपोज यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे लेट सपोज आपका टाइम स्टार्ट होता है यहाँ से यहाँ तक, और आपका जो डिस्टेंस है यानी वो लेट सपोज आपके घर से स्टार्ट हो रहा है यहाँ तक, ये लेट सपोज वो स्टोर है। अब आपने सिंपली ये करना है, और यहाँ पे आप एक और चीज देखिए, ये देखें ये x है और ये जो पॉइंट है इसको हमने नाम दिया है x प्लस डेल्टा x। दैट इज यानी ये जो हमारा x है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान जो टोटल डिफरेंस है वो हमारे पास डेल्टा x है। यानी टाइम में जो इंक्रीज हुआ है वो कितना इंक्रीज आ रहा है, डेल्टा x। सो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हमारे पास x था, सो यहाँ पे ये डेल्टा x इसके साथ और भी आ रहा है, सो ये पॉइंट हमारे पास बन जाएगा x प्लस डेल्टा x। अब आप ये कर लें कि ये जो दो पॉइंट्स है, यानी ग्राफ एक्चुअल ये है हमारे पास, आप इन दो पॉइंट्स को आपस में मिलाएं थ्रू अ स्ट्रेट लाइन। सो ये जो लाइन है इस लाइन को अब हम क्या कहते हैं, सीकेंट लाइन। यानी ये जो पी क्यू लाइन बन रहा है इस लाइन को हम सीकेंट लाइन कहते हैं। अब हमने सिंपली ये करना है कि इसी सीकेंट लाइन का हमने स्लोप फाइंड करना है। अब किसी भी सीकेंट लाइन का जब हम स्लोप फाइंड करते हैं तो हम सिंपली इस तरह फाइंड करते हैं कि टोटल चेंज इन y, and total change in y is denoted by delta y divided by total change in x। so x में जो टोटल चेंज है यहाँ से यहाँ तक उसको हमने डिनोट किया है डेल्टा x। यानी जो किसी लाइन का स्लोप जब हम फाइंड करते हैं तो उसके लिए सिंपली हम ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं कि टोटल चेंज इन y डिवाइडेड बाय टोटल चेंज इन x। सो टोटल चेंज इन y जो है इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं इन टर्म ऑफ फंक्शंस, दैट इज f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x। यानी ये बेसिकली क्या है, ये इसके बराबर है। यानी ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं ये भी हमें चेंज बता रहा है, टोटल चेंज बता रहा है y में, और टोटल चेंज जो x में है वो हमारे पास ये है। अगर आप देखें
पिछले एग्जांपल में मैंने आपको ये बताया था कि टोटल चेंज हम किस तरह फाइंड करते हैं, टोटल चेंज एंड डिपेंडेंट क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टोटल चेंज एंड इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। और यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, यहाँ तो वही सेम फार्मूला है। डेल्टा वाई का क्या मकसद है, यहाँ पे वाई हमारे पास डिपेंडेंट क्वांटिटी है, दैट इज टोटल चेंज इन द डिपेंडेंट क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टोटल चेंज इन द इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। यानी कहने का मकसद ये है कि किसी सीकेंड लाइन का जो स्लोप है वो भी हमें एवरेज रेट ऑफ चेंज के बारे में बताता है। सो एवरेज रेट ऑफ चेंज को ग्राफिकली हमने कैसे कैलकुलेट करना है, आप उसका ग्राफ बनाए, वहां पे जो आपके पास सीकेंड लाइन आ रहा है उसी का आपने सिंपली स्लोप फाइंड करना है। सो एवरेज रेट ऑफ चेंज के लिए हमारे पास ये फार्मूला है डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, उसको हम डिनोट करते हैं जो कि बराबर है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, या सिंपली जो डिपेंडेंट क्वांटिटी में टोटल चेंज आ रहा है उसको आप डिवाइड करने किस चीज पे, जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी में चेंज आ रहा है। सो सिंपली हमने इसको इस तरह फाइंड करना है। अब नेक्स्ट हम जाते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। अब इसी के लिए वही एग्जांपल मैं दोबारा डिस्कस कर रहा हूं कि आप अपने घर से जा रहे हैं स्टोर की तरफ। सो वहां पे हमने देखा था कि अगर आपके घर और स्टोर के दरमियान डिस्टेंस 10 माइल्स है और उसको कवर करने के लिए आप आधा घंटा का टाइम ले रहे हैं, तो वहां पे मैंने आपको ये बताया था कि आपकी जो एवरेज स्पीड है, यानी ये पूरा सफर आपने कवर किया है एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 20 माइल्स पर आवर। लेकिन प्रैक्टिकली हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, क्या ये जरूरी है कि ये जो आपने पूरा जो आपका एंटायर ट्रिप है, यानी जो पूरा आपका सफर है आपके घर से लेके आपके स्टोर तक, क्या ये जरूरी है कि हर पॉइंट पे आपकी स्पीड 20 माइल्स पर आवर होती है? बिल्कुल भी नहीं होती। प्रैक्टिकली हम ऑब्जर्व करते हैं, यानी देखिए एवरेज रेट ऑफ चेंज हम ये बताता है कि इस पूरे ट्रिप के लिए आपकी जो स्पीड है वो कितनी होगी, यानी पर आवर आपकी स्पीड 20 माइल्स होगी, 20 माइल्स पर आवर। लेकिन प्रैक्टिकली हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, यानी क्या ये जरूरी है कि आप घर से स्टोर की तरफ जा रहे हैं तो आपका जो पूरा का ये आधे घंटे का सफर है इसमें हर पॉइंट पे, हर इंस्टेंट पे, हर लम्हे पे जो आपकी स्पीड होगी वो 20 माइल्स पर आवर होगी? कभी भी इस तरह नहीं होता है। क्यों? देखिए फॉर एग्जांपल कहीं पे रेड सिग्नल्स आपको दी जाती है तो वहां पे आप स्टॉप हो जाते हैं, तो उस पॉइंट पे आपकी स्पीड जो है वो 20 माइल्स पर आवर नहीं होती है, बल्कि वो 0 पे आ जाती है। सिमिलरली कहीं पे आप ट्रैफिक में फंस जाते हैं तो वहीं भी आपकी गाड़ी बिल्कुल रुक जाती है, तो आपकी जो स्पीड है वो वंस अगेन 0 पे आ जाती है। यानी कहने का मकसद ये है कि प्रैक्टिकली जो चीज हम ऑब्जर्व करते हैं वो ये होती है कि जब हम स्टार्ट लेते हैं अपने घर से तो आपकी स्पीड जो है वो हर पॉइंट पे, हर इंस्टेंट पे कॉन्स्टेंटली चेंज होती है। कहीं पे वो 0 को आ जाती है, कहीं पे ऐसा हो सकता है कि आपकी स्पीड 5 माइल्स पर आवर हो, किसी पॉइंट पे 10 माइल्स पर आवर हो सकती है, किसी पॉइंट पे 20 माइल पर आवर भी हो सकती है, लेकिन कोई ऐसा पॉइंट भी होगा कि उस पर आपकी स्पीड 20 माइल पर आवर से ज्यादा भी हो सकती है। सो यानी कहने का मकसद ये है कि जो एवरेज रेट ऑफ चेंज हमें बता रहा था, इसलिए वहां पे मैंने आपको बताया था कि एवरेज रेट ऑफ चेंज हमें हमेशा एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताता है। क्यों? क्योंकि वो कह रहा था कि आपके एंटायर ट्रिप के लिए जो आपकी स्पीड है वो 20 माइल्स पर आवर है, और ये कभी भी इस तरह नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आपकी स्पीड जो है वो हर पॉइंट पे, जो प्रैक्टिकली आप ऑब्जर्व करते हैं, हर पॉइंट पे वो चेंज होती है। यानी वो 20 माइल पर आवर से कभी कम होगी, कभी ज्यादा होगी, कभी बिल्कुल 0 होगी, कभी कभार 20 माइल्स पर आवर भी होती है, लेकिन एग्जैक्टली आपका जो पूरा ट्रिप है उसके लिए आपकी स्पीड कभी भी, यानी हर पॉइंट पर 20 माइल्स पर आवर नहीं हो सकती। इसलिए हमने वहां पे कहा था कि जो एवरेज रेट ऑफ चेंज है ये हमें हमेशा एक अप्रोक्सीमेट चेंज के बारे में बताता है। अब चूंकि प्रैक्टिकली हम ऑब्जर्व करते हैं कि हर पॉइंट पे हमारी स्पीड चेंज हो रही है, सो जब कभी भी हम किसी फिनोमेना के अंदर या पर्टिकुलर इस एग्जांपल के अंदर अगर आप हर पॉइंट पे जो आपकी डिफरेंट स्पीड है उसी को आप मेजर करते हैं, तो इसी को हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज कहते हैं। यानी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज जो है ये किसी भी फिनोमेना के अंदर किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे या इंस्टेंट पे जो रेट ऑफ चेंज होता है उसी के बारे में हमें बताता है। यानी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज अब इस फिनोमेना में आपको ये नहीं कहता कि आपकी पूरी एंटायर ट्रिप के लिए आपकी स्पीड जो है वो 20 माइल पर आवर होती है, बल्कि वो आपको यहाँ पे आप रुके हैं तो यहाँ भी आपको स्पीड बता रहा है कि इस पॉइंट पे आपकी स्पीड कितनी है। आप यहाँ ट्रैफिक में फंसे हुए हैं तो इस वक्त भी आपको स्पीड बता रहा है। यानी किसी भी पर्टिकुलर टाइम या किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आप बात कर रहे हैं तो हर पर्टिकुलर पॉइंट इंस्टेंट पे
इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज जो है वो आपको वो स्पीड बताता है कि इस वक्त जो आपकी जो एवरेज रेट ऑफ चेंज है या जो आपकी जो स्पीड है वो कितनी है, और बाद में हम डिस्कस करेंगे। इसी को हम बेसिकली डेरिवेटिव कहते हैं। यानी डेरिवेटिव भी बेसिकली हमें इसी तरह हर पर्टिकुलर पॉइंट पे पर्टिकुलर इंस्टेंट पे चेंज बताता है कि इस वक्त आप किसी भी फिनोमिना की आप बात कर रहे हैं, तो किसी भी फिनोमिना के अंदर जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है, जो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हम चेंज की बात करते हैं, सो डेरिवेटिव बेसिकली हमें उसी चेंज के बारे में बताता है। यानी दैट इज if we measure a rate of change at a specific instant at a particular point in time, so that is known as instantaneous rate of change। और instantaneous rate of change जो है ये किसी भी फिनोमेना के अंदर हमें एक एग्जैक्ट रेट ऑफ चेंज बताता है। वंस अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि प्रैक्टिकली हम ऑब्जर्व करते हैं कि आपकी जो गाड़ी की स्पीड है वो हर पॉइंट पे कॉन्स्टेंटली चेंज होती है, कहीं भी 0, कहीं भी 10 होगी, कहीं पे 20 होगी। सो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बेसिकली यही है कि वो अगर आप यानी हर पॉइंट पे स्पीड मेजर करते हैं कि इस वक्त मेरी स्पीड इतनी है, इस वक्त इतनी है, इस वक्त इतनी है, इसी को बेसिकली इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज कहते हैं और इसी को डेरिवेटिव भी कहते हैं, जो कि बाद में हम डिस्कस करेंगे। अब ग्राफ की तरफ आते हैं कि ग्राफिकली इसको हमने कैसे कैलकुलेट करना है। ये वही ग्राफ है जो पिछले स्लाइड में एवरेज रेट ऑफ चेंज को कैलकुलेट करने के लिए हमने लिया था, ये वही ग्राफ है। आप देखें हमने ये जो क्वांटिटी चेंज हो रही है इसको हमने अलोंग द वाई एक्सिस लिया है और टाइम को लेट्स सपोज हम अलोंग द एक्स एक्सिस ले रहे हैं। सो आपकी ये जो डिपेंडेंट क्वांटिटी है वो इस पॉइंट पी से चेंज हो रही है इस पॉइंट क्यू की तरफ। अब हम ये करते हैं यहाँ पे कि हम इस क्यू पॉइंट को हम यहाँ पे इस पोजीशन पे लेके आते हैं और इसी को हम नाम देते हैं लेट्स सपोज Q1। यानी पहले आपकी क्वांटिटी चेंज हो रही थी फ्रॉम P टू Q, अब हम कंसिडर कर रहे हैं कि इट इज चेंजिंग फ्रॉम P टू Q1। अच्छा, अब जब आपकी क्वांटिटी P से Q को चेंज कर रही थी तो इस वक्त P के लिए आपकी X की वैल्यू यहाँ पे थी, आप लेट्स सपोज आप कंसिडर करने के इस टाइम पे आप यहाँ पे थे और Q पॉइंट की जो आपकी X की वैल्यू थी वो ये थी। सो जो डेल्टा X था, डेल्टा X मींस कि आपके X की वैल्यू में जो डिफरेंस होता है वो आपका पूरा ये था, यहाँ से इस पॉइंट से लेके यहाँ तक ये पूरा आपका डेल्टा X था। अब जबकि हमने इस Q पॉइंट को यहाँ पे हम लेके आए हैं तो P के लिए तो X की वैल्यू वही है, लेकिन Q के लिए X की वैल्यू अब ये नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि अब हम इस Q को यहाँ पे लेके आए हैं तो इसके लिए X की वैल्यू जो है वो इस पॉइंट पे आ जाएगी। अब जो आपका डेल्टा X है वो यहां से यहां तक नहीं होगा बल्कि वो इस पॉइंट से लेके यहां तक होगा, ये आपका डेल्टा X होगा। तो यहाँ पे एक और चीज भी हम देख रहे हैं कि इस Q को जब हमने इस Q को हम यहाँ पे लेके आए तो इससे ये हुआ है कि हमारी जो डेल्टा X है वो डिक्रीज हुई है। क्यों? पहले आपका डेल्टा X यहाँ से यहाँ तक था, अब आपका जो डेल्टा X है X की एक वैल्यू ये है और दूसरी वैल्यू ये है, सो आपका डेल्टा X ये है। सो क्लियरली वो पहले डेल्टा X से कम हुआ है, इसकी वैल्यू डिक्रीज हुई है। अब हम इसी पॉइंट को इस P के और भी करीब लेके आते हैं। पहला आपका क्यों इस पोजीशन पे था, फिर उसको हम यहाँ पे लेके आए, अब हम इसको इस P के और भी मजीद लेके आते हैं, इसी Q को हम यहाँ पे लेके आते हैं जिसको हमने नाम दिया है Q2। यानी अगर सिंपली हम ये कहें कि ये Q जो है ये आहिस्ता आहिस्ता अप्रोच कर रहा है P को। अब जब Q2 पे ये आपका ये Q आपका यहाँ पे Q2 पॉइंट पे आ जाता है, अब देखिए आपका डेल्टा X पे क्या असर पड़ेगा। अब इस P के लिए X तो वही पॉइंट है और जो Q2 है यानी आपका Q यहाँ पे आया है, अब आपका जो X है वो इस Q2 के लिए यहाँ पे है। सो अब आपका डेल्टा X क्या होगा, वो इस पॉइंट से लेके यहाँ तक होगा। तो आप देख रहे हैं कि आपका जो डेल्टा X है वो और भी डिक्रीज हुआ है। अगर इसी प्रोसेस को आप इस तरह कंटिन्यू रखें, इस Q को आप और भी P के करीब लेके आए, लेट्स सपोज यहाँ पे आप लेके आए, तो फिर आपका डेल्टा X यानी इसके लिए पॉइंट यहाँ पे आएगा तो आपका डेल्टा X यहाँ से यहाँ तक होगा। सो हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पे कि जैसे जैसे आप P को अप्रोच कर रहे हैं, यानी ये Q पॉइंट जो है ये P को अप्रोच कर रहा है, जितना ये P के करीब आ रहा है आपका जो डेल्टा X है वो डिक्रीज हो रहा है। इन अदर वर्ड वो जीरो की तरफ जा रहा है। क्यों? क्योंकि अगर आप इस ये Q पॉइंट आप इस P के इतने करीब लेके आए, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे लेके आए तो इसके लिए X की वैल्यू यहाँ पे आएगी तो आपका डेल्टा X ये यानी बहुत स्मॉल डेल्टा X रह जाएगा, यानी आपका जो डेल्टा X है वो अप्रॉक्सीमेटली जीरो को अप्रोच कर रहा है।
करेगा। अच्छा, अब यहाँ पे एक और बात कि ये हम क्यों कर रहे हैं कि इस क्यों को हम पी की तरफ लेके आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज हम यही बताता है ना कि आपने बजाय इसके कि आप यहाँ से यहाँ तक चेंज की बात करें, आप एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपने चेंज बताना है उसमें। और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है यही कि वो हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे चेंज बताता है। तो इसलिए हम बजाय ये कि पी और क्यू को हम यहाँ ले लें, इस क्यू को हम इस पी के इतने करीब लेके आ रहे हैं कि ये अप्रोक्सीमेटली हम कहेंगे ये एक सिंगल पॉइंट है पर्टिकुलर, ठीक है। अच्छा, अब यानी यहाँ पे हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, एज क्यू अप्रोचेस टू पी, जैसे जैसे ये क्यू पी को अप्रोच कर रहा है, हमारा जो डेल्टा एक्स है वो जीरो पे अप्रोच कर रहा है। सो जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है, अब देखिए अब ये क्या बनेगा, अगर ये क्यू अप्रोचेस टू पी मीन्स कि क्यू पी के इतने करीब आ रहा है कि हम ये नहीं कहते कि क्यू एग्जैक्ट पी के बराबर है, यानी ये क्यू और पी एक ही पॉइंट पे है, लेकिन ये दोनों इतने करीब है कि अप्रोक्सीमेटली हम कहते हैं कि ये एक ही पॉइंट है, ये पी और क्यू, यानी ये इस क्यू को हम इस पी के इतने करीब लेके आ रहे हैं कि हम कहते हैं कि अप्रोक्सीमेटली पी और क्यू एक ही पॉइंट है। अच्छा, अब बेसिकली यहाँ पे भी हमने वही तरीक़ाकार अपनाना है जो कि हमने एवरेज रेट ऑफ चेंज को फाइंड करने के लिए अपनाया था, यानी वहाँ पे हमने एक ग्राफ बनाया था और उसी का हमने स्लोप फाइंड किया था। यहाँ पे भी हम वही करेंगे कि हम इस ग्राफ का स्लोप फाइंड करेंगे, लेकिन वहाँ पे अगर आपको याद हो हमारे पास एक सीकिंग लाइन आ रहा था पी क्यू और उसी का हमने स्लोप फाइंड किया था। अब यहाँ पे आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे चूंकि हम इस क्यू को अप्रोच कर रहे हैं पी की तरफ, सो जब ये क्यू यहाँ पे आता है तो भी एक सेकेंड लाइन होता है, यानी इन दोनों को जब हम मिलाएं, जब ये क्यू वन क्यू टू की तरफ आता है तो भी अगर आप पी क्यू को मिलाएं तो एक सेकेंड लाइन होता है। लेकिन चूंकि इस केस में हम इस क्यू को इस पी के इतने करीब लाते हैं कि हम कहते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली ये एक ही पॉइंट होता है, तो अब जो वो लाइन आपका होगा, अब ये सेकेंड लाइन नहीं रहेगा, बल्कि अब वो वही जो लाइन है वो इसी पॉइंट पे एक टेंजेंट लाइन बन जाएगा, यानी इसी पॉइंट पी पे वो एक टेंजेंट लाइन बन जाएगा। सो हमने सिंपली ये करना है कि हमने इसी टेंजेंट लाइन का स्लोप फाइंड करना है और यही हमें इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज देगा। सो यहाँ पे बाकी स्लोप को फाइंड करने का जो फार्मूला है, बुनियादी फार्मूला है, वो वही है कि टोटल चेंज इन वाई डिवाइडेड बाई टोटल चेंज इन एक्स। लेकिन चूंकि यहाँ पे हम एक और चीज़ ये ऑब्जर्व कर रहे थे कि जब क्यू पी को अप्रोच करता है तो आपका डेल्टा एक्स जो है वो जीरो के अप्रोच करता है। सो इसी को अब मैथमेटिकली एक्सप्रेस करने के लिए, चूंकि इस केस में आपका ये एक एक्स्ट्रा ये आ रहा है कि डेल्टा एक्स जीरो को अप्रोच कर रहा है, तो इसी को मैथमेटिकली एक्सप्रेस करने के लिए वही जो एवरेज रेट ऑफ चेंज का, यानी वो जो स्लोप का बेसिकली फार्मूला है, उसी पे हम ये अप्लाई करते हैं, ये लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो। सो ये जो फार्मूला आप देख रहे हैं ये हमें इसी टेंजेंट लाइन का जो है वो स्लोप देगा और इसी को हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज कहते हैं।
लिहाजा जो बुनियादी फ़र्क है एवरेज रेट ऑफ चेंज एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज में, वो यही है कि एवरेज रेट ऑफ चेंज में हम एक सीकेंट लाइन का स्लोप फाइंड करते हैं जो कि हमें एक अप्रॉक्सीमेट चेंज बताता है, जबकि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज में हम किसी पॉइंट पे जो टेंजेंट लाइन होता है उसी का स्लोप फाइंड करते हैं और वही स्लोप हमें इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज देता है। बाकी वहाँ पे और यहाँ पे दोनों में फार्मूला सेम है, फ़र्क सिर्फ इस लिमिट का है। वहाँ पे ये लिमिट अप्लाई नहीं होता है, जबकि यहाँ पे हम ये लिमिट अप्लाई करते हैं एज डेल्टा एक्स इक्वल्स टू 0। उसकी रीज़न मैंने आपको बताई, क्योंकि यहाँ पे हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बात कर रहे हैं तो वहाँ पे आपका डेल्टा एक्स अप्रॉक्सीमेटली 0 हो जाता है, इसलिए यहाँ पे ये लिमिट जो है ये इसी पे अप्लाई हो जाता है। और ये किसी भी यानी ये बेसिकली उसी टेंजेंट लाइन का किसी पॉइंट पे स्लोप है जो कि हमें इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज दे रहा है। और इसी को हम बाद में हम डिस्कस करेंगे, इसी को हम उसी पॉइंट पे इस फंक्शन की डेरिवेटिव भी कहते हैं और ये हमें उसी फिनोमेना के अंदर जो एक एग्जैक्ट चेंज है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे वो हमें बताता है। यहाँ पे एक और चीज को हम क्लियर करने की कोशिश करते हैं। देखें, यहाँ पे अगर आप देखें, बल्कि मैं आपको ये बताऊं कि आप प्रैक्टिकली जरा सोचें, प्रैक्टिकली आप लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं। आप अपने घर से स्टोर की तरफ जा रहे हैं, तो घर से जब आप स्टार्ट लेते हैं एट t इज इक्वल टू 0 से आप स्टार्ट लेते हैं, सही है। अब नेक्स्ट जिस लम्हे जिस टाइम पे हम आपकी यानी हम स्पीड फाइंड करना चाहते हैं, यानी 0 से आप स्टार्ट लेते हैं। अब आफ्टर सम टाइम की हम बात कर रहे हैं, यानी कि हमारी स्पीड में कितना चेंज आएगा। अब ये जो आफ्टर सम टाइम की मैं बात कर रहा हूं, यानी t इज इक्वल टू 0, लेट्स सपोज यहां से आप स्टार्ट लेते हैं। सो आफ्टर सम टाइम की जो मैं बात कर रहा हूं, यानी प्रैक्टिकली जो आप ऑब्जर्व करते हैं, वो हम ये नहीं कहते कि आफ्टर 10 मिनट या आफ्टर 1 मिनट, बल्कि हम ये भी नहीं कहते कि आफ्टर 1 सेकेंड, यानी बल्कि सेकेंड का आप बहुत ही एक छोटा हिस्सा ले लें। यानी आप 0 से आपने स्टार्ट किया, आप लेट्स सपोज कहें कि आफ्टर 0.00000000001 सेकेंड बाद मेरी जो स्पीड है उसमें कितनी चेंज आई होगी। अब देखिए, अब ये 0 से आप स्टार्ट लेते हैं, जो आफ्टर सम टाइम ये जो टाइम आपने लिया है वो आपने इतना स्मॉल लिया है कि वो अप्रॉक्सीमेटली जो आपका इनिशियल टाइम t इक्वल टू 0 है वो अप्रॉक्सीमेटली इसके बराबर है। यानी इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो अप्रॉक्सीमेटली 0 के बराबर आता है। तो प्रैक्टिकली आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, यानी आफ्टर पासिंग अ वेरी 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 शॉर्ट टाइम, फिर भी आपकी जो स्पीड है बहुत ही कम क्यों ना हो, बहुत ही छोटी चेंज क्यों ना हो, उसके अंदर भी तो चेंज आया होगा ना। सो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज जो है वो बेसिकली यही छोटे छोटे जो चेंजेस आते हैं आफ्टर अ वेरी 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 शॉर्ट टाइम, यानी वो टाइम इंटरवल हम इतना शॉर्ट लेते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली हम वो जो दो टाइम आपने लिए है अप्रॉक्सीमेटली उसका डिफरेंस 0 के बराबर होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी आप देखते हैं प्रैक्टिकली कि आपकी वो जो स्पीड है उसमें भी चेंज आता है। सो यही इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज या जिसको हम डेरिवेटिव कहते हैं, इसकी ब्यूटी है कि ये हमें इस तरह हर पॉइंट पे, हर लम्हे पे ये हमें वो छोटे छोटे चेंजेस जो है उसी के बारे में बताता है। यानी आप घर से उधर जा रहे हैं तो आप खुद ऑब्जर्व करते हैं कि हर लम्हे पे, अब ये जो मैं हर लम्हे की बात कर रहा हूँ इसकी मैंने प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको दी कि एक लम्हे से दूसरी लम्हे पे जब आप जाते हैं तो वो लम्हा आप मिनट्स या सेकंड में नहीं लेते, बल्कि सेकंड का भी बहुत ही छोटा हिस्सा आप ले लें तो चेंजेस तो आते हैं ना। सो ये जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है या जो डेरिवेटिव है, ये बेसिकली हमें किसी भी फिनोमेना के अंदर इसी तरह के स्मॉल स्मॉल चेंजेस जो है हर पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, हर पॉइंट पे, हर लम्हे पे हमें वो चेंजेस बताते हैं कि अब इस वक्त आपके फिनोमेना में इस पॉइंट पे, इस लम्हे पे ये चेंज आ रहा है, इस लम्हे पे आपका चेंज ये है, आप ये है। इन इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हम ये कहेंगे कि इस पॉइंट पे आपकी स्पीड इतनी है, इस पॉइंट पे आपकी स्पीड इतनी है, इस लम्हे पे आपकी स्पीड इतनी है। तो इसलिए मैंने स्टार्ट में बताया था कि जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है जिसको हम डेरिवेटिव कहते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम इस पोजीशन में है कि हम डेरिवेटिव को बहुत आसानी के साथ डिफाइन कर सकते हैं। सो लेट्स सपोज एक फंक्शन है f ऑफ x। सो इस फंक्शन की जो डेरिवेटिव है वो सिंपली हम कैसे डिफाइन करते हैं, द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ अ फंक्शन, यानी किसी फंक्शन की जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है उसी को हम बेसिकली उसी फंक्शन की डेरिवेटिव कहते हैं। या जनरली किसी भी फिनोमेना के अंदर जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है
जो हमें किसी फिनोमेना के अंदर हर पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, हर पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें चेंज बताता है, उसी को हम डेरिवेटिव कहते हैं। सो अगर लास्ट लेक्चर में आप लास्ट स्लाइड में आपने देखा था कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज जो है वो इसके बराबर है। अब अगर ये जो वैल्यू जिस पे आपने लिमिट अप्लाई किया, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसी को हम डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन एफ ऑफ एक्स कहते हैं, और इसी को हम डिनोट करते हैं एफ डैश एक्स। यानी ये किसी ऐसे पॉइंट पे मैंने वहां पे जो पॉइंट हमने लिया था पी, वहां पे आप देख रहे थे कि x की वैल्यू हमारे पास x की नहीं, हमने कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं ली थी, और फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ एक्स। तो इस केस में इस फंक्शन की डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास इसके बराबर आती है। और अगर आप पर्टिकुलर किसी पॉइंट पे बात करते हैं, मीन x को आप एक वैल्यू दे दे a, यही डिफिनेशन बन जाएगा प्राइम ऑफ a इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x इक्वल्स टू 0 एफ ऑफ a प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ a डिवाइडेड बाय डेल्टा x। यानी सिंपली जहां पे x है वहां पे आप a जो है वो रिप्लेस करें। अब डेरिवेटिव के लिए मुख्तलिफ नोटेशन इस्तेमाल होते हैं। लेट्स सपोज अगर ये फंक्शन है तो इस फंक्शन की डेरिवेटिव हम लिखते हैं एफ प्राइम एक्स या एफ डैश एक्स भी आप इसको कहते हैं, या इसके लिए ये नोटेशन भी डेरिवेटिव के लिए इस्तेमाल होती है डी डी एक्स। डी डी एक्स का मतलब है इस फंक्शन की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, या इसको हम डी एफ डी एक्स भी लिख सकते हैं। अगर y आपने फंक्शन एफ ऑफ एक्स की जगह y आपने यूज किया है तो हम लिख सकते हैं y प्राइम, या इसी को हम लिख सकते हैं डी डी एक्स ऑफ y या डी एफ डी एक्स। या अगर ये फंक्शन है तो इसकी डेरिवेटिव इसके ऊपर आप प्राइम लिख लें, या बाहर आप ये ऑपरेटर अप्लाई कर लें डी डी एक्स। इसको हम रीड किस तरह करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया एफ प्राइम एक्स या एफ डैश एक्स, वाई प्राइम एक्स या वाई डैश एक्स, इसको हम कहते हैं डी वाई डी एक्स, यानी डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या डी एफ डी एक्स डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यानी अगर आप y यूज कर रहे हैं तो y के लिए जो उसकी डेरिवेटिव है उसके लिए ये जो नोटेशन है या ये इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप फंक्शन एफ ऑफ एक्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके लिए जो नोटेशन है वो आप ये भी कर सकते हैं और आप ये भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज का आपने ख्याल रखना है कि इस डी एक्स का हरगिज मकसद ये नहीं है कि डी को हमने एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया है, बल्कि एक ऑपरेटर है, सही है। सिमिलरली डी वाई का हरगिज मकसद ये नहीं है कि डी मल्टीप्लाइड बाई वाई, सही है। सिमिलरली डी डी एक्स एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे इसका भी हरगिज मकसद ये नहीं है कि आपने एफ ऑफ एक्स के साथ डी डी एक्स को मल्टीप्लाई करना है, बल्कि ये एक ऑपरेटर है, यानी हमने इसकी डेरिवेटिव लेनी है। सिमिलरली ये डी वाई डी एक्स, इसका हरगिज मकसद, ये दरमियान में जो लाइन देख रहे हैं, इसका हरगिज मकसद डिवीजन नहीं है, यानी आप इसको रीड करेंगे डी वाई डी एक्स, सही है। डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स ये नहीं है। सिमिलरली ये डी एफ डी एक्स है, सो इसका हरगिज मकसद ये नहीं है कि ये डी एफ डिवाइडेड बाई डी एक्स है, बल्कि ये डी एफ डी एक्स है। सो ये आज का हमारा लेक्चर था जो डेरिवेटिव के बारे में था, और ये मैं आपको बताता चलूँ, मैं फिर वो बात रिपीट कर रहा हूँ कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि किसी भी रियल वर्ल्ड फिनोमेना में अगर मोशन की बात हो रही है, चेंजेस की बात हो रही है, तो वहाँ पे डेरिवेटिव का जो कंसेप्ट है वो मस्ट इन्वॉल्व होता है, क्योंकि डेरिवेटिव की ये खूबसूरती है, ये डेरिवेटिव मैथमेटिक्स के अंदर एक ऐसा टूल है, या डेरिवेटिव और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज एक ही बात है, यानी ये मैथमेटिक्स का एक ऐसा टूल है जो कि हमें किसी भी रियल वर्ल्ड फिनोमेना में, अगर जो किसी भी रियल वर्ल्ड फिनोमेना में जो छोटे छोटे चेंजेस आते हैं, ठीक है, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, किसी पर्टिकुलर लम्हे पे अगर आप उन चेंजेस को फाइंड करना चाहते हैं तो डेरिवेटिव आपको वो चेंजेस बताता है। सो ये इसकी इम्पोर्टेंस है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम फिर भी आप लोगों को है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।